हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए जी, आज हम क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में एक और चैप्टर आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, चैप्टर का एक पार्ट बहुत इजी है, एक पार्ट बहुत टफ है, थोड़ा सा इंडिफरेंट है। आप लोगों ने सुना भी होगा काफी कुछ इसके बारे में, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ऑल्दो अगर आप बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल आराम से, बिल्कुल चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। अप्रोक्सीमेटली जब आप लोग अपने एनुअल एग्जाम देते हैं क्लास 11th के, तो ये चैप्टर अराउंड आपका 10 नंबर की वेटेज का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जो भी है आपके नोट्स हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं अभी, वो नोट्स स्ट्रिक्टली एज पर दी एनसीईआरटी हैं। तो इसे क्लास 11th के अलावा भी अगर कोई और स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ने के लिए यूज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। चलिए जी, तो आते हैं हम इस टॉपिक पर, एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो पहले एक छोटी सी बात आपसे, एक नॉर्मल से एक बात मैं पूछता हूं, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी सुना है एमएसएमई के बारे में? इस वर्ड को कभी आपने सुना है? एमएसएमई, करेक्ट। यहां पर एमएसएमई का मतलब है एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल एंड एमई फॉर मीडियम। पुरानी एनसीईआरटीज इसको स्मॉल बिजनेस कहती हैं, लेकिन अब जो न्यू डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं एमएसएमई, यानी कि मीडियम, स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो सबसे पहले क्लास 11th में आपका सिलेबस जो है वो आपके सामने है। तो ये सिलेबस आपको कवर करना है पूरा। मेरे हर एक चैप्टर में आपको सबसे पहले सिलेबस मिलेगा, तो मैं ना तो आपको सिलेबस के कुछ बियॉन्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ना कुछ शॉर्ट। जो जो सिलेबस में होगा वो सब आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सारा कंटेंट आपके जो है चैप्टर के अंदर कवर होता है। तो बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे। अब इसका पार्ट 1 क्या कहता है? पार्ट 1 सबसे पहले बताता है कि एमएसएमई क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई कि एम मतलब माइक्रो, एस मतलब स्मॉल और एमई मतलब मीडियम। अब आप सोचिए, किसी भी बिजनेस को छोटा बिजनेस कह देना, बड़ा बिजनेस कह देना, ये एक बड़ा ही वेग सा कॉन्सेप्ट है कि भाई इसको हमने छोटा कह दिया, इसको हमने बड़ा कह दिया। तो हर एक बिजनेस अगर आप किसी बड़े बिजनेस से उसको कंपेयर करेंगे तो वो हमेशा छोटा ही लगेगा आपको, करेक्ट। अगर सपोज करिए कि आपकी शहर में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन जब वो खुद को अंबानी के साथ कंपेयर करेगा तो उसको लगेगा यार मेरा बिजनेस तो बहुत छोटा है। लेकिन हो सकता है कि आपकी निगाहों में वो आपके शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, एमएसएमई एक्ट बनाया, एक लॉ बनाया, एक कानून बनाया, और उस कानून के अकॉर्डिंग, उस एक्ट का नाम है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, करेक्ट। ये इसके लिए ईयर भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 टाइप की यूनिट्स होती हैं। एक होती है माइक्रो, एक होती है स्मॉल, एक होती है मीडियम। तो अगर आप किसी भी बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक है तो आप माने जाएंगे कि आप माइक्रो एंटरप्राइज हैं। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है तो आप माने जाएंगे स्मॉल एंटरप्राइज। उसके बाद अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपीस से कम है लेकिन 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा है तो आप माने जाएंगे मीडियम एंटरप्राइज। इस पर आपको एग्जाम में एमसीक्यू भी मिल सकता है और आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल सकता है। और क्वेश्चन मिल सकता है हाउ दी स्मॉल बिजनेसेस आर डिफाइंड एज पर द एमएसएमई एक्ट 2006, कि स्मॉल बिजनेस को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला तो होता है प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के बेस पर, ओनली प्लांट एंड मशीनरी, जमीन नहीं है यहां पर, लैंड नहीं है यहां पर। दूसरा होता है टर्नओवर के बेस पर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल। तो अगर सेल 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है तो आप है माइक्रो। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ से कम है, तो आप बन जाते हैं आपके स्मॉल बिजनेस। और अगर आपकी सेल 50 करोड़ से ज्यादा लेकिन 250 करोड़ से कम है, 250 करोड़ से कम है, देन यू विल बी काउंटेड एज मीडियम एंटरप्राइज। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू।
दैट इज द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन फॉर एनी बिजनेस अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और मैंने आपको बताया कि इस पे आपको एमसीक्यू भी मिल सकता है और आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी मिल सकता है। चलिए अब आते हैं आगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो आपके यहां पर मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में कवर होगा, ठीक, कि व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया। इंडिया में इन छोटे छोटे बिजनेसेस का क्या रोल है। जिस भी रूम में आप बैठे हैं उस रूम में अपने आसपास देखिए, जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं उनमें से 90% चीजें जो हैं वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में ही बनती हैं। करेक्ट? सपोज करिए कि मेरे सामने आप एक डिस्प्ले पैनल देख रहे हैं, इसका जो रिमोट है ये किसी छोटी जगह बना होगा, किसी छोटी कंपनी बना होगा। आप मेरे हाथ में पेन देख सकते हैं, ये हो सकता है चाइना में बना हो लेकिन वहां की भी छोटी एंटरप्राइज में बना होगा। आप अपने रूम में देखिए, आप अपने रूम का फर्नीचर देखिए, आप अपने रूम की विंडो देखिए, आप अपने रूम के डोर्स देखिए, फैन देखिए, तो हो सकता है कि पूरा फैन एक बड़ी कंपनी ने बनाया हो लेकिन उसके अंदर के जो पार्ट हैं छोटे छोटे वो किसी छोटी कंपनी में बनते हैं। तो हमारी इकोनॉमी में 90% जो का हमारा प्रोडक्शन होता है वो हमारा प्रोडक्शन होता है एमएसएमई के अंदर, इसीलिए गवर्नमेंट इस पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। तो इसका हमारे लिए क्या रोल है? सबसे पहला रोल है आपके लिए बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ये सारी हेडिंग्स एनसीईआरटी की हैं। बीएसटी में नंबर लेने हैं तो बस एनसीईआरटी की हेडिंग याद करो और अंदर की एक्सप्लेनेशन को 1 या 2 बार पढ़ो और 2-3 पॉइंट उसके अंदर लिख कर आओ, आपके वंडरफुल मार्क्स आएंगे। तो रीजनल डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री, अगर हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हम किसकी तरफ जाते हैं? एमएसएमई की तरफ जाते हैं। ठीक है जी। तो पहली हमारे यहां पर पॉइंट आता है कि अगर आप अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप किस पर फोकस करिए? आप फोकस करिए एमएसएमईज पर। तो देखिए, द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज टू बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री इज नोटवर्दी। स्मॉल इंडस्ट्री इन इंडिया अकाउंट फॉर 95%। हमारे यहां पर 95% स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जिनकी वजह से लोगों को इंप्लॉयमेंट भी मिलता है और हमें बहुत सारा प्रोडक्ट भी मिलता है। और जितना हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है 95% ये कंपनीज कर रही हैं, ये एंटरप्राइजेस कर रही हैं। तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। सेकंड पॉइंट आता है द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। सबसे ज्यादा हमारे यहां जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है वो कराता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। आज भी इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक सबसे ज्यादा लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो देता है एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद छोटी छोटी एंटरप्राइजेस जो हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, वेदर वो माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम हो, वो क्या देते हैं? वो आपको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो सेकंड नंबर का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन है? आपका एमएसएमई। करेक्ट? तो लिखा है यहां पर। अब आपको भी ऐसे ही इसको 2 बार 3 बार आप पढ़ लीजिए और अपनी एक्सप्लेनेशन को लिखाइए, बट द हेडिंग शुड बी सेम। करेक्ट? अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, सप्लाई एन एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। एनॉर्मस का मतलब होता है न्यूमरस, काउंटलेस। जितने भी आप अपने आसपास चीजें देखते हैं वो सारी की सारी चीजें कहां पर प्रोड्यूस होती हैं? अधिकतर उनमें से कहां बनी होती हैं? एमएसएमई में। आपके घर में अगर एक गाड़ी भी खड़ी है ना, तो गाड़ी तो हो सकता है कि हुंडई की या टाटा की हो, दे आर लार्ज सेक्टर इंडस्ट्रीज, लेकिन उनके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए होते हैं वो कहीं ना किसी छोटी कंपनी में बनते हैं, किसी छोटी एंटरप्राइज में बनते हैं और फिर वहां से वो एक बड़ी इंडस्ट्रीज को जो है सप्लाई होते हैं। तो देखिए, तो यहां लिखा है इंक्लूड मास कंजम्पशन गुड्स, जो हम यूजुअली यूज करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, हॉजरी गुड्स, स्टेशनरी आइटम, सोप, डिटर्जेंट पाउडर, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, leather, plastic, etc. Among the sophisticated items manufactured are electrical या electronic goods like TV, calculator, electromedical equipments, etc. छोटी मोटी चीजें जैसे बीपी की मशीन, ठीक है, बीपी मॉनिटर करने के लिए कोई मशीन है वो भी आप छोटी जगह बनती होगी, उसका कोई पार्ट छोटी जगह बनता होगा, आपके जो और डोमेस्टिक चीजें वो छोटी जगह बनती हैं। तो आई थिंक क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आता है इजी टू सेटअप। क्योंकि ये इंडस्ट्रीज स्मॉल होती हैं, इनमें पैसे इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थोड़े कम लगते हैं, इनको जगह भी कम चाहिए होती है,
तो इनको बनाना क्या है, इजी का है इनको सेटअप करना। तो एमएसएमई विच प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स यूजिंग सिंपल टेक्नोलॉजी एंड डिपेंड ऑन लोकली अवेलेबल रिसोर्स, जो भी आसपास जैसे आपको मिलता है, जैसे आप भी किसी भी शहर में रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मेरठ में रहता हूं, तो मेरठ में जितनी भी स्पोर्ट्स की जो मार्केट है वो सारी एमएसएमई के अंदर आती है, और आसपास की चीजों से, आसपास की लेबर से ही वो मार्केट इतनी फ्लोरिश हो रही है। तो आप किसी भी शहर में रहते हैं तो हर जगह की कोई ना कोई चीज फेमस है, तो वहां की माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की वजह से ही वो जगह फेमस हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। देखें, बड़े बिजनेस खोलना तो हमारे बस का काम नहीं है, ऐसा अगर हम 2 मिनट के लिए सोचें, लेकिन छोटा बिजनेस तो हम खोल सकते हैं। 1 करोड़ रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट का बिजनेस हम खोल सकते हैं, कुछ हम लोन ले सकते हैं, कुछ हम पर्सनली अरेंज कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि एंटरप्रेन्योरशिप को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। आजकल आप सुनते होंगे स्टार्टअप्स, एक वर्ड बड़ा फेमस हो रहा है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में स्टार्टअप को भी। तो इजी है इनको स्टार्टअप करना, और अपॉर्चुनिटी मिलती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। लोग इसमें रिस्क लेते हैं, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, मार्केट में अपना बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकी कम होती है, क्योंकि यूजुअली इनके अंदर खर्चे कम होंगे, अपने आसपास की जो लेबर होगी उससे ही हम काम चला लेंगे, रॉ मटेरियल हम आसानी से अपने पास से अरेंज कर लेंगे, और मोस्टली इसके अंदर जो मालिक होता है, जो ऑनर होता है, वो खुद ही बहुत मेहनत करता है, खुद ही बहुत काम करते हैं वो, क्योंकि छोटा बिजनेस है, तो हम बहुत ज्यादा खर्चे तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते। तो इसलिए इसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कम आती है। क्लियर? तो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज आर लेस एक्सपेंसिव, एस्टैब्लिशमेंट एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री आर ऑन द लोअर साइड बिकॉज ऑफ द ओवरहेड एक्सपेंसेस। जो हमारे खर्चे होते हैं वो मोस्टली इन इंडस्ट्रीज में कैसे होते हैं, कम होते हैं, तो इसलिए इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये सस्ते में बना लेते हैं चीज को। क्विक एंड टाइमली डिसीजन, मेरे भाई छोटा सा बिजनेस, 5, 10, 15, 20 लोग काम करने वाले, मालिक बेचारा खुद मजदूरों की तरह काम कर रहा है, तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं होता कि हम अपने मालिक से पूछेंगे, मालिक अपने मालिक से पूछेगा, तो बहुत सारे लेवल्स नहीं होते, बहुत सारे लोगों से पूछना नहीं होता, तो इसके अंदर बहुत क्विक एंड टाइमली डिसीजन होता है, जल्दी जल्दी डिसीजन हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्विक एंड टाइमली डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग मैनी पीपल। हमें बहुत लोगों से पूछना नहीं पड़ता। क्लियर? अपना डिसीजन हम खुद लेते हैं। तो आई होप यहां तक की बात क्लियर है। अब देखिए, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। हमें क्या होता है, एक बार हमने, सर आपने एक्सप्लेनेशन बोल दी, हमने एक्सप्लेनेशन सुन ली, बहुत बातें समझ में आ गई, कुछ एक बैकग्राउंड तैयार हो गया, लेकिन सर आप कितनी भी कोशिश कर लो, लिख के तो हम अपने पास से ही आएंगे, हमारा जो मन करेगा हम वो लिखेंगे। लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीएसटी में की टू सक्सेस है, बीएसटी में सक्सेसफुल अगर होना है, नंबर बढ़िया लाने हैं कम मेहनत करके, तो सबसे पहले बीएसटी में आपको याद होने चाहिए पॉइंट्स। तो अगर मैं रोल ऑफ एमएसएमई की बात करूं, तो यू हैव टू लर्न दीज 7 पॉइंट्स। अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एमएसएमई, तो आपको रोल ऑफ एमएसएमई में ये 7 पॉइंट आपको जरूर लिखने हैं, जितने भी पूछे। 3 मार्क्स में आ जाए 3 पॉइंट लिख दीजिए, 4 मार्क्स में आ जाए 4 लिख दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए सारे लिख दीजिए। पहले हेडिंग्स लिखिए, और अंदर आपको जितनी मेरी बात याद रह जाए, 1 बार 2 बार 3 बार क्लास देख लो, जितनी बात आपको याद रह जाए उतनी बात लिख देना। तो द मेन पॉइंट इज कि हमें इसके अंदर क्या लिखना होता है, एक्सप्लेन आप फिर भी खुद कर सकते हो, लेकिन जहां आपने एनसीईआरटी की हेडिंग्स बदली, ये एनसीईआरटी में है हेडिंग्स, आपके पास भी एनसीईआरटी होगी, आप उसको देख सकते हैं, दुनिया की कोई भी रिफ्रेशर हो वो भी खोल के देख सकते हैं, सब में यही लैंग्वेज होगी, बिल्कुल सेम हेडिंग होगी। तो आपके टीचर का माइंडसेट ये होता है कि भाई हम तो यही हेडिंग चाहिए मेरे को। टीचर कई बार कहते होंगे कि मेरे को एनसीईआरटी की लैंग्वेज चाहिए एज इट इज। बेटा एज इट इज कोई नहीं लिख सकता, टीचर खुद भी नहीं लिख सकता, लेकिन हेडिंग सेम होनी चाहिए आपकी। हेडिंग सेम रखो, हर एक हेडिंग के अंदर 2-2 3-3 पॉइंट लिख के उसको एक्सप्लेन करो, मस्त हो गया काम। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना होता। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एमएसएमई क्या होती है, एमएसएमई को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक, और एमएसएमई का हमारी इकोनॉमी में रोल क्या है। ठीक है,
चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। छोटी छोटी क्लासेस, टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, आपको जो टॉपिक अच्छा लगे आप पढ़ लें और बस 10 15 20 मिनट की क्लास को फटाफट से अटेंड करें, उसी को बार बार कॉन्टिन्यूएशन में देखते रहें और अपना काम आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल आपको टॉपिक भी समझ में आएंगे और डोंट वरी, जो टॉपिक कवर होने चाहिए बिल्कुल 100% कवर कराऊंगा। साथ ही साथ आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी बताता रहूंगा जहां जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन करा कि हम एमएसएमई को कैसे क्लासिफाई करते हैं, एमएसएमई होती क्या है और इनका रोल क्या है, व्हाई दीज एंटरप्राइजेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको लगता है कि ये आदमी सही बता देगा हमें कुछ, तो प्लीज क्लास को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास में अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लर्निंग। थैंक यू।